अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही होगी, स्क्रीन भी आपको नज़र आ रही होगी। लास्ट वीक हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे आप पढ़ते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना था, इसमें हमने यहाँ से आपको बताता हूँ। माइकल फेराडे शोज दैट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अपीयर ओनली एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड और कैथोड, जो भी रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो उसकी सरफेस के ऊपर होता है। रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन जो है वहां पर रिएक्शन नहीं हो रहा होता, बल्कि वो सरफेस के पास आते हैं, रिएक्शन होता है और वो आगे चल पड़ते हैं। दिस फैक्ट लेड ये साइंटिस्ट जो अर्हेनियस था 1887 में टू फॉरवर्ड हिज हाइपोथेसिस ऑफ आयंस इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल होते हैं, व्हेन इन द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन आर इन द फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट ब्रेक अप इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल नोन एज आयन। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप उसको सॉल्यूशन में डालते हैं या मोल्टन फॉर्म में होता है या फिर उसको अलग अलग उसके पार्टिकल में, तो वो आयन में, कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। विच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। और ऊपर से जब आप उनको करंट पास होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव की मूवमेंट शुरू हो जाती है इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव जो आयन होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। Those traveling towards the cathode are called cation, while those traveling towards the anode are called anion. The velocity with which these ions move may or may not be equal. अब बात आ जाती है कि वो जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होगी। उसकी बात हो रही है कि वो उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी करेगी। ठीक है, द वेलोसिटी विद विच द आयंस मूव मे और मे नॉट बी इक्वल, वो एक जैसी नहीं होगी। व्हेन द एनाइन, ठीक है, एनाइन कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, आर एक्चुअली डिस्चार्ज एट द सरफेस ऑफ द एनोड एंड द केटाइन सिमिलरली एट द इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रिएक्शन इलेक्ट्रोड प्रोसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, वहां पर उसका प्राइमरी रिएक्शन होगा। इन द प्राइमरी रिएक्शन एट द कैथोड इलेक्ट्रॉन आर टेकन बाय द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइट उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, कैथोड से, कैथोड नेगेटिव होता है तो वो आपको पता है उसके पास पॉजिटिव ही जाएगा, तो पॉजिटिव उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एंड इन द प्राइमरी रिएक्शन एट द एनोड तो सिमिलरली वो दोनों तरफ होगा। तो ये उसका एक प्रोसेस है और ये उसकी एक पिक्चर है इलस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन आयनिक कंपाउंड्स द आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये मैंने आपको बताया था, क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म के अंदर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो उनको बाइंड करके रखती है। इस वजह से इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब ये पानी में हल हो जाए या फिर मोल्टन फॉर्म में चले जाए तो फिर इजीली होता है इनका आपस में, जो सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जो चार्ज मूवमेंट है या जो लिक्विड के अंदर मूव कर सकते हैं। तो इसमें सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है। सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास आउट नहीं होती। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड एंड बोथ द सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज अनएबल टू ब्रेक द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आप जो मैंने पहले बात बताई थी कि जब हमारे पास एक कंसेप्ट है कि कोवलेंट बॉन्ड शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आयनिक बॉन्ड वीक होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो मोल्टन फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में। लेकिन इस फॉर्म में जो है वो आयनिक बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में इसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। नॉट ओनली ब्रेकिंग ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज नीडेड, एक तो ब्रेक कर रहा है, दूसरा द फ्लो ऑफ चार्ज आल्सो हैज टू टेक प्लेस। तो चार्ज के लिए भी उसको फिर मूवमेंट भी जरूरी है। दिस डजंट हैपन इन सॉलिड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये उसका एक बात लिखी हुई है। लेकिन नीचे देखें, इन द मोल्टन और एक्वस स्टेट द बॉन्ड बिटवीन द आयंस वीकन, वो फिर वीक हो जाते हैं, तो फिर ये मूवमेंट होती है। द बॉन्ड इज वीकेंड, हेंस द आयंस कैन बिकम मोबाइल
एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये मोबाइल आपके जो हाथ में है, ये वो मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल का मतलब मूवमेंट है, ठीक है। In an aqueous solution of sodium chloride, water molecules separate the sodium and chloride, and this makes them very mobile. The mobility is enhanced when two electrodes in the form of anode and cathodes are inserted in the salt solution. ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। और उसके बाद क्या होता है, the ions are set free and movement of the ions in the electrolyte carry the electric current। फिर उनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो सकती है। We can conclude that the above discussion that the movement of the ions is responsible for the flow of current in an electrolytic cell। तो सेल के अंदर जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। तो पहला जो स्टेप है इस पे क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है वो टूटता है केटाइन और एनाइन में। उसके बाद कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है, कैथोड होता है नेगेटिव, और नेगेटिव पे जाएगा पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन है सोडियम आयन, और वहां से वो इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा। सिमिलरली एनोड जो है वो होता है पॉजिटिव, वहां पे क्लोराइड है नेगेटिव होता है, वहां पे वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा और न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन ये जब न्यूट्रल एटम बना तो ये न्यूट्रल एटम जो है वो क्लोरीन गैस में बन गया, और आपको पता है सोडियम मेटल आजाद हालत में रह सकती है। ये मैंने आपको बताया था कि इसको हम तारपीन के तेल के अंदर रखते हैं, और क्लोरीन डेंजरस गैस है। अब आप देखें सोडियम की प्रॉपर्टी क्लोराइड की प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है सोडियम क्लोराइड से। पहले मैंने आपको बताया दोनों के मिलने से ये बनता है। अब आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड से भी ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, सोडियम मेटल अलग हो गई और क्लोरीन गैस अलग हो गई। तो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन इस तरह से हुआ, 2Na और 2 क्लोरीन। अब following figure shows that the electrolysis of sodium chloride, molten sodium chloride is solid sodium chloride, molten और aqueous, ठीक है, तीनों में डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहली है सॉलिड का, इसमें बिजली पास नहीं होगी, बल्ब जो है वो रोशन नहीं हुआ। दूसरी है मोल्टन फॉर्म में, इसमें आपने देखा कि बल्ब रोशन हुआ। और तीसरी है एक्वस सोल्यूशन में, इसमें भी बल्ब ग्लो किया। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम, when the electrolyte in an aqueous solution the electrolytic reactions become more complicated। अब हम इसकी आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। वाटर कम्स इन द पिक्चर एज वाटर आयोनाइजेस टू गिव फ्यू H। अब वाटर की भी आयोनाइजेशन होती है H आयन और OH आयन के अंदर। द केटाइन एंड एनाइन compete with H and OH आयंस रिस्पेक्टिवली। अब ये जो बात है ये नहीं है, जो हमने पहले नहीं पढ़ी, उसमें ये था कि अब H और OH आयन भी उसके अंदर वाटर के अंदर होते हैं, ठीक है। और उस वक्त H के साथ जो है वो नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आएगा और OH के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो किस तरीके से उसके पास आएगा, और एक तो ये चीज है। दूसरी चीज इनका कंपटीशन, जैसे Na पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव भी है, इस तरह से Cl नेगेटिव है तो OH नेगेटिव है। तो इन दोनों का नेगेटिव और पॉजिटिव का भी आपस में कंपटीशन पड़ गया, क्लोरीन का और OH का कंपटीशन, और सोडियम का और H का। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इनका जो कंपटीशन पड़ा, तो वो कंपटीशन किस सेंस में कि एनोड के ऊपर जाके कौन न्यूट्रलाइज होगा और कैथोड के ऊपर जाके कौन न्यूट्रलाइज होगा। तो दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव आ गए ना सिस्टम में। पहले एक एक था जो हमने चीज उसके अंदर डाली थी। ऑल द केटाइंस migrate to the cathode and all the anion migrate to the anode, but all of them are not discharged at the electrode। तो जो वहां पर जाते हैं सब के सब डिस्चार्ज नहीं होते। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव आयन है वो डिस्चार्ज होके न्यूट्रल में चला जाए, और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी डिस्चार्ज होके न्यूट्रल में चला जाए। डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन दे के डिस्चार्ज होना या इलेक्ट्रॉन लेके डिस्चार्ज होना। इट मीन्स कि वो अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आ जाए। All the cations migrate to the cathode and all the anions migrate to the anode, but all of them are not discharged। क्यों? सबके सब न्यूट्रलाइज नहीं होते, इसका ये मतलब है। Only one cation and only one anion is selectively discharged at the electrode। ठीक है, तो इसलिए सब आयन नहीं होते, उनमें से एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। इसका क्या मतलब है? फॉलोइंग फैक्टर्स determine the preferential discharge of the anion at the electrode, the position of the ion। अब ये एक सीरीज है, ये अब आपको याद करनी पड़ेगी, इसको रटा मारे जो मर्जी करें। केटाइन और एनाइन की सीरीज है कि अगर इनका आपस में कंपटीशन हो तो कौन पहले डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा आयन पॉजिटिव या एक से ज्यादा नेगेटिव आयन सिस्टम में हो, ठीक है,
अगर ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, इस तरह से सोडियम भी मौजूद है, पोटेशियम भी मौजूद है, तो कौन डिस्चार्ज होगा in competition? Who will win the competition? Electrochemical series is an arrangement of cations and anions in the order of their decreasing reactivity. ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे कम, ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर है फ्रॉम ग्रेटर टू लोअर. Usually standard oxidation or reduction potential is taken as the base for determining the reactivity of the ion. तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिसकी बेस पे हम मेजर करते हैं कि आयंस की रिएक्टिविटी को. ठीक है, उसकी बेस पे ये सीरीज बनाई गई है. फॉलोइंग सीरीज शोज द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज फॉर केटाइंस एंड एनाइन. तो ये सीरीज आपने याद करनी है. अब फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आपके पास ये दो साल्ट आपको दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से न्यूट्रलाइज कौन होगा, तो आपको ये सीरीज का पता होगा तो आप बता सकेंगे. As a rule, the cation or anion which is lower in position in the electrochemical series is discharged first. Further, the anion which doesn't contain oxygen is discharged, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, is discharged in preference to that which contains oxygen. ठीक है, ये सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ये पहले डिस्चार्ज होगा, ये बाद में होगा, मगर इन दोनों का कंपटीशन हो. ये पहले मैं उल्टा बोल गया. इस तरह से यहां से भी देखें तो ये पहले होगा, ये बाद में होगा, और ऑक्सीजन के बगैर वाला पहले होंगे, ऑक्सीजन वाले बाद में होंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ये है और क्लोराइड ये है. ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड इज सब्जेक्ट टू द इलेक्ट्रोलिसिस, H आयंस आर डिस्चार्ज एट द कैथोड. तो उसमें क्या होगा, H आयन जो है वो डिस्चार्ज होगी. H ये है, क्योंकि ये देखें कि ये इस तरफ है, तो ये अगर इसका पोटेशियम का सॉल्यूशन है तो पोटेशियम के अंदर H भी होता है, इस तरह से OH भी होता है. ठीक है, सेम अगर ये वाली चीज होगी तो वो पहले होगी, वरना फिर OH होगा. अगर ये वाली चीजें ऑक्सीजन वाली कोई चीज आ गई तो वो बाद में होगी, ऑक्सीजन के बगैर वाली जो है वो पहले होगी. ठीक है, H ions are discharged at the cathode in preference to potassium ion because H is below K in the electrochemical series. Similarly, chloride ions are discharged at the anode. chloride ions ये हैं और ये OH है. ठीक है, लेकिन इसमें देखें क्लोराइड यहाँ पर इस तरफ है, तो ये पहले डिस्चार्ज होगा. अगर इस तरफ होता तो फिर OH पहले होता. ठीक है, वाटर के अंदर H और OH भी होते हैं और इसके अलावा दूसरे आयन होंगे. तो अगर हम पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन पानी में डालेंगे तो पोटेशियम डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी डिस्चार्ज की जो है कैपेबिलिटी वो हाइड्रोजन की ज्यादा है पोटेशियम से. सिमिलरली इस साइड पे देखें तो क्लोराइड की कैपेबिलिटी ज्यादा है OH से. तो पोटेशियम क्लोराइड में क्लोराइड तो क्लोरीन गैस बना देगा, लेकिन पोटेशियम मेटल नहीं बनाएगा, बल्कि हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी. तो इस केस में पोटेशियम क्लोराइड के केस में हमें H2 और Cl2 गैस मिलेगी. ठीक है, तो ये सीरीज की बेस पे हम इसको हमें पता चलता है, बिकॉज H इज बिलो के. अच्छा, सिमिलरली क्लोराइड आयंस आर डिस्चार्ज एट द नोड इन प्रेफरेंस टू द OH आयन. ये बात आपको मैं बता चुका हूँ. ठीक है, इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ द आयन, ये ऊपर वाला क्या था, वो था पोजीशन ऑफ द आयन. ठीक है, अब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द आयन. पहली बात ये होगी कि पोजीशन के हिसाब से हमने मेजर करा. अब है कि कंसंट्रेशन की वेरिएशन से क्या होगा. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर आयन इज हाई, अब ये बात नोट करने वाली है कि अगर किसी खास आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, इट इज डिस्चार्ज फर्स्ट, तो वो पहले ही डिस्चार्ज होगा, इवन दो इट इज हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. बेशक वो हायर साइड पे हो फिर भी, समझ गए, यानी कि वो उल्टा भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर वाले केस में अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन से ज्यादा हो जाए, अगर ये सूरत है, यानी कि पहले तो हाइड्रोजन होगा और के बाद में होगा, लेकिन अगर मैं के की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं H से, तो फिर ये प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन इज हाई, it is discharged first, even though it is higher in the electrochemical series compared with another ion present in the solution. For example, if dilute solution of sodium chloride is electrolyzed, hydrogen gas is given off at the cathode. क्या मतलब इसका, सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल क्यों दी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये है और सोडियम ये है,
तो इस सूरत हाल में अगर तो H की तो वो दोनों गैसें में मिल जाएंगी, बात वही है जो मैंने अभी बताई, बिकॉज द कंसंट्रेशन सोडियम इज मच हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। आगे है जी नेचर की, पहले बात की हमने अगर इक्वल कंसंट्रेशन के हिसाब से देखा जाए, दूसरे में अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो वो दूसरी चीज पहले भी आ सकती है। तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। इसका क्या मतलब नेचर का? इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है जिनके ऊपर डिस्चार्ज होना है उनकी भी तो केमिस्ट्री है ना, ठीक है। हमने तो ये तो सोल्यूशन की अभी बात कर रहे हैं कि किस सोल्यूशन में अगर एक सोल्यूशन डाला पानी के अंदर और उसके बाद उनकी रिएक्टिविटी देखी कि कौन डिस्चार्ज होगा एनोड पे, कौन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे। अब जो कैथोड है उस पर भी तो मैटर करता है ना। तो वो एक लतीफा भी बना हुआ है ना कि वो हर दफा जो है वो कहते हैं जी वो एक चिड़ा और चिड़ी होती है, तो वो चिड़ी चेंज करते रहते हैं और रोटी देते हैं, रोटी खाता रहता है, रोटी खाता रहता है। तो बाद में वो कहते हैं जी कि ये रोटी की बजाय आप इसके लिए चिड़ी भी बदल के देख लो। तो सम टाइम इलेक्ट्रोड की केमिस्ट्री चेंज करने से भी फर्क पड़ता है। तो इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर आइदर एक्टिव और इनर्ट। वो या तो एक्टिव होगा या इनर्ट होगा। इसका क्या मतलब है? द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस डिटरमिन द आयन प्रेफर्ड फॉर डिस्चार्ज। वो भी प्रेफरेंस उनकी भी होती है कि किसको हमने पहले डिस्चार्ज करवाना है। क्या मतलब? इफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लाइक प्लैटिनियम और ग्रेफाइट आर यूज्ड, they will not take part in the electrolytic reaction। तो ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ये अनर्ट होंगे। इसका क्या मतलब? द इलेक्ट्रोलिसिस विल देन डिपेंड ओनली ऑन द अबव टू फैक्टर्स। यानी कि ये अनर्ट है, इनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है, गोला है, गोरा है, काला है, इनको कोई मसला नहीं है। इन्होंने अपना प्रोसेस करना, अपना काम से काम रखना है, अल्लाह अल्लाह करना है। तो इनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। तो इसलिए ये ऊपर वाले दो फैक्टर ही मैटर करेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड भी रिएक्टिव हो, यानी कि ये अपना भी लुच फ्राई करे, तो क्या होगा? The electrolysis will then depend upon only the above two factors। ये तो हो गया, that is the position of the ion और concentration। अच्छा, और the active electrode, अब बात करते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, कौन कौन से हैं? कॉपर, निकल, सिल्वर। अगर तो ये होंगे तो फिर क्या होगा? यूज करेंगे, then take part in the electrolytic reaction and the product form is different। वो product फिर different भी हो सकते हैं। For example, in the electrolysis of aqueous solution of copper sulfate, if copper electrodes are used, यानी कि कॉपर सल्फेट का आपने एक्वस सोल्यूशन बनाया तो क्या उसमें कॉपर आयन और सल्फेट आयन बने, और इलेक्ट्रोड भी अगर कॉपर के ही होंगे तो कॉपर एटम्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड एंड द कॉपर आयंस आर फॉर्म्ड एट द कैथोड। बट इफ प्लैटिनियम, प्लैटिनियम क्या था? न्यूट्रल था, ठीक है। इफ प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, कॉपर एटम्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड एट द एनोड। वो उल्टा डिफरेंट हो गया। ये दोनों यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, सोडियम क्लोराइड, ये उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। नॉट जहां पे लफ्ज आएगा वहां पर इसका मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्ट में दिया गया। इस तरह से इसकी दो एग्जांपल्स हैं। अब जो चीज जो मैंने ऊपर बताई थी कि इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन होता है, वो ये इस पिक्चर में भी दिखाई दी है। ये इलेक्ट्रोड की सरफेस है, यहाँ पर माइग्रेशन रिएक्शन हो रहा है और बाकी जहां पर वैसे ही हो, यानी कि सरफेस के ऊपर माइग्रेशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, दोनों सूरतें सरफेस के ऊपर हो रही है। और जो बाकी है वहां पर सिंपल डिफ्यूजन होती है। और ये जो चीज है ये यहाँ पर बताई गई है। तो इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस सोल्यूशन हो गया। ये भी आपको चीज बता दी है कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर एनोड, ये देखें सरफेस के ऊपर वो साथ साथ जुड़े हुए हैं और ये इस तरह से रिएक्शन हो रहे हैं। जिन बच्चों ने जिनकी क्लास है वो जानना चाहते हैं तो चले जाए, फिर ये वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी जिनकी नई क्लास, हम 1 बजे तक इस क्लास को पूरा करते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लें। तो जो जाना चाहते हैं, जिनकी क्लास है 1 बजे, वो जाना चाहते हैं तो जाए। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। Pure water is an insulator and cannot undergo significant electrolysis without adding an electrolyte। ठीक है, प्योर वाटर जो है वो इंसुलेटर है, यानी कि उसमें से कुछ नहीं मसला बनता। यानी कि हम कहते हैं ना पानी से करंट पड़ता है, तो पानी से नहीं, वो किससे पड़ता है? उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उससे करंट पड़ता है हमें। एंड कैनॉट अंडरगो सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोलिसिस विदाउट एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। जब तक उसमें अंदर इलेक्ट्रोलाइट ही डालेंगे तब तक उसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर हमने वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है, इसको ब्रेक करके, द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी
energetically more difficult to oxidize or reduce than water itself. Electrolysis of a solution of sulfuric acid or of a salt such as sodium nitrate result in the decomposition of water at both electrode. तो पानी को तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोड उस पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वो टूट जाता है. अब ये दो लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ. तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो एक सेकंड जरा होल्ड करें, जरा कौन मैसेज कर रहा है. अच्छा जी, ये क्या है, ये दो लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड. द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलिसिस वाज समराइज्ड बाय फैराडे 1834 में. इसने दो स्टेटमेंट्स दी which later came to know the Faraday law of electrolysis. In order to understand Faraday law, it is necessary to refer to the, ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए. कूलम क्या होता है? ये is the quantity of electricity that pass through the circuit when the current of 1 ampere flow for 1 second. 1 सेकंड के लिए जो 1 एम्पियर करंट अगर पास करे तो जो इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी है उसको हम कूलम कहते हैं. और फैराडे इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर और एनी अदर एलिमेंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस. इसका मतलब क्या है कि सिल्वर को हमने लिया कि वो इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम, कि एक आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सिल्वर का, ठीक है, तो 1 ग्राम सिल्वर हमें मिलेगा. कैसे मिलेगा? सिल्वर अगर सिल्वर क्लोराइड या किसी भी फॉर्म में तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन लेके तो अपने आप को न्यूट्रल करेगा. तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जो न्यूट्रल करेगा, तो वो जब अगर न्यूट्रल कर करके अगर सिल्वर 1 ग्राम बन जाए, ठीक है, तो वो कितनी बिजली उसके लिए चाहिए, ठीक है, ये इसका मतलब. फैराडे इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर और एनी अदर एलिमेंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस. तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा होता है? न्यूट्रलाइज हो रही होती है ना चीजें. तो सिल्वर का अगर हम या किसी को भी 1 ग्राम कितना उसके लिए एम्पियर, उसके लिए करंट चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो है ये चीज. एम्पियर इज द करंट विच व्हेन पास थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकंड लिबरेट इतने ग्राम हाइड्रोजन या इतने ग्राम सिल्वर. ये उसकी भी कैलकुलेशन की क्वांटिटी है, ठीक है. और फर्स्ट लॉ क्या है? द वेट ऑफ अ सब्सटेंस liberate at the electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. क्या मतलब इसका कि जितना हमें वो सिल्वर या कोई भी मेटल हमें मिलेगी, वो जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा मिलेगी. तो कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा करंट होगा, ज्यादा फ्लो होगा, ज्यादा वो मेटल हमें मिल जाएगी. द वेट ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेट, ये सब्सटेंस का लफ्ज है, मेटल का नहीं लिखा, क्योंकि वो गैस भी हो सकती है. आपको पता है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, ये भी तो वहां पे लिबरेट होती है ना एनोड कैथोड. मतलब हमने यहाँ पे जनरल बात करनी है ना, इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं. और वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है. सब्सटेंस की टर्म यूज हुई. द वेट ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि वो कितनी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. उस इलेक्ट्रोलाइट में से जितना करंट पास होगा उतनी ज्यादा हमें वो वहां पर मेटल मिल जाएगी या जो भी चीज गैस है. If W is the weight of the substance, ये directly proportional है quantity of the electricity. क्वांटिटी साइन, अब ये फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन है कि Q जो है वो I और T के बराबर होता है. I जो है वो करंट इन एम्पियर और T इज द टाइम इन सेकेंड. W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT. साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो Z आएगा. Z इज द कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, ECE. ये उसका साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा. द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिट, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज 1 कूलम. तो ये उसी की बेस पे ये कैलकुलेशन, ये डेफिनेशन बनाई गई है, ठीक है. ये इसका सिंपल से है, ये इसकी कैलकुलेशन है, इसका फार्मूला है. सेकेंड लॉ क्या है? When the same quantity of electricity is passed through the different electrode.
पहले क्या था कि अगर ज्यादा करंट पास करेंगे तो हमें ज्यादा सब्सटेंस मिलेगा इलेक्ट्रोड पे, ये था पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगर करंट एक जैसा हो, इलेक्ट्रिसिटी एक जैसी हो, इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोलाइट से जो उसका पास की जाए, the weight of the substance liberated at the respective electrodes are directly proportional to the chemical equivalents of substance। जिसकी केमिकल सीई वैल्यू ज्यादा होगी वो हमें ज्यादा मिलेगा, और जिसकी सीई वैल्यू कम होगी वो कम मिलेगा। ठीक है, ये इसका मतलब है कि अगर एक जैसी करंट है तो फिर एक जैसे सब्सटेंस मिलने चाहिए ना। तो कहते हैं एक जैसे सब्सटेंस नहीं मिलेंगे, वो केमिकल इक्विवेलेंस की बेस पे मिलेंगे। और केमिकल इक्विवेलेंस क्या होती है, वो ये होती है जो ऊपर उन्होंने जी है, ठीक है, उसकी बेस पे चेक करते हैं। पहला लॉ या पहले लॉ की बेस पे दूसरा लॉ बनाया। फॉर एग्जाम्पल, इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, दोनों में से एक जैसी इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की, देन द क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिटेड और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इक्विवेलेंस वेट। ठीक है, इक्विवेलेंस वेट की बेस पे जो आपको मैंने प्रैक्टिकल में इक्विवेलेंट वेट बताया वो और चीज है, ये और चीजें मिक्स नहीं करनी दोनों। अच्छा, एप्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए मैंने बताया कि केमिस्ट्री की हर चीज की एप्लीकेशन होती है और वही असल चीज होती है और वही इंपॉर्टेंट होती है, वो है आपके इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो एप्लीकेशंस हैं वो कौन सी हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स है, और एनोडाइजिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे नाम से जाहिर है कि प्लेटिंग करना मीन हम उसके ऊपर कुछ प्लेटिंग कर देते, कोटिंग वगैरह कर देते। एनोडाइजिंग भी कोटिंग प्रोसेस है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, एक सेकंड बच्चे, अच्छा जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस बाय व्हिच अ थिन और कंपैक्ट लेयर ऑफ अ लेस रिएक्टिव or more noble metal is deposited on an article made of a more reactive metal। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं, एक मेटल है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एनवायरमेंट के साथ या एसिड के साथ या अल्कली के साथ किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम उस पर एक बारीक सी लेयर लगा देते हैं किसी और अनर्ट या नोबल गैस जैसे होती है ना, ऐसे नोबल मेटल का लफ्ज भी यूज है, अनर्ट मेटल, यानी कि जो रिएक्टिव ना हो, नॉन रिएक्टिव हो, ताकि उस मेटल जो नीचे वाली है उसकी लाइफ बढ़ जाए, वो ज्यादा अरसे तक हमारे इस्तेमाल में रहे। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस द मेटल सरफेस इज क्लीन, पहले हम उसको साफ करते हैं। फर्स्टली एन अल्कलाइन सोल्यूशन इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीस। अल्कलाइन सोल्यूशन हम इसलिए करते हैं कि उसके अंदर जो अगर ऑयली चीज होती है तो वो अल्कली के साथ मिलके तो वो सोप फॉर्मेशन की तरफ चली जाती है, और वो जो सोप फॉर्मेशन होती है वो आप इजीली वाटर में हल हो जाती है। देन इट इज ट्रीटेड विद एसिड टू रिमूव एनी ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड की लेयर जो है कोई भी चीज होगी तो वो एसिड से रिमूव हो जाएगी, यानी कि आपने एसिड ट्रीटमेंट की, अल्कली ट्रीटमेंट किया और उसके बाद आपने एसिड ट्रीटमेंट किया, तो क्या हुआ, मेटल साफ होगी जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड कैथोड। अब जिस हमने मेटल को करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हमने चाहते हैं कि इसके ऊपर हम कोटिंग करें, उसको हम कैथोड बना देंगे। कैथोड मीन नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, हम उसको नेगेटिवली चार्ज कर देंगे। सिंस मेटेलिक आयंस आर पॉजिटिव, तो मेटल आपको पता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज उन पे होता है, एंड दस गेट डिपॉजिट ऑन द, तो वो क्या होगा, हम जो भी मेटल होगी वो उसके ऊपर हम, यानी कि हमने जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हमने नेगेटिव बना दिया, और जो आम जो भी मेटल डिपॉजिट करवानी है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। जैसे आपने देखा सिल्वर पॉजिटिव होता है या कोई, तो क्या होगा उसके ऊपर बड़ी तेजी से उसके ऊपर लग जाएगी ना, जुड़ जाएगी। एक तो वो न्यूट्रलाइज करने के लिए जुड़ेगी क्योंकि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव डिटेक्शन की वजह से। द एनोड इज मेड ऑफ प्योर मेटल, जो एनोड होगा वो प्योर मेटल का होगा, ठीक है, विच इज टू बी कोटेड ऑन द आर्टिकल। वो क्या होगा, जिसको हमने उसके ऊपर डिपॉजिट करवाना है, यानी कि आपने कैथोड किसका बनाना है, जिसके ऊपर आपने कोटिंग करनी है। और एनोड किस चीज का होगा, उस मेटल का जो कि आप चाहते हैं कि उसके ऊपर चढ़ जाए,
ठीक है, तो ये तरीका होता है। द इलेक्ट्रोलाइट इज द साल्ट ऑफ द मेटल टू बी कोटेड ऑन द आर्टिकल। और जो इलेक्ट्रोल, ये तो एनोड कैथोड की बात होगी, और जो साल्ट होगा वो कौन सा होगा, वो उस आर्टिकल का होगा जो कि हमने उसके मेटल के ऊपर कोटिंग करनी है। यानी कि एनोड की केमिस्ट्री, एनोड में भी वो मेटल होगा और इलेक्ट्रोलाइट में भी वो मेटल होगा। A direct current is passed through the electrolyte. Anode dissolves, depositing the metal ions from the solution on the article in the form of a metallic coating. उसके ऊपर फिर metallic coating हो जाएगी। The passage of low current is continued for a long time to ensure an even coating. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजली से कुछ देर के लिए तो even coating उसके ऊपर हो जाती है। और आपको ये तो पता है एनोड और कैथोड के ऊपर ही रिएक्शन होते हैं। टू ऑब्टेन अ थिन coherent and bright deposit, the conditions of low current density, optimum temperature and low metal ion concentration are found to be helpful. यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन कम रखें ताकि स्लो स्लो डिपॉजिट हो, और करंट भी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता से उसके ऊपर जाए। एकदम से अब बहुत ज्यादा अगर आप करंट दे देंगे या कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अनइवन किस्म की उसके ऊपर डिपॉजिट होगा मेटल। The choice of electrolyte for use in the electroplating bath is very important. इलेक्ट्रोलाइट की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कैसी होनी चाहिए, उसकी के लिए क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस इलेक्ट्रोलाइट की, वो हम नीचे पढ़ते हैं। इट शुड बी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट्स solution should be reasonably good conductor of electricity। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। इट शुड बी स्टेबल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। ये ना हो कि उस जो पानी के अंदर ही आपने उसको मिक्स किया तो सोल्यूशन की वहीं पे ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए या हाइड्रोलिसिस हो जाए, इलेक्ट्रोड के ऊपर ही जाके हो जो हो, आपस में ना कुछ होना शुरू हो जाए उसको पड़े पड़े ही। ठीक है, और कहते हैं दोहरे पैना। इट शुड बी रीजनेबली प्राइस्ड, उसकी प्राइस भी कम होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। लेट्स सी द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल। अब आपको ये समझ आएगी कि ये कैसे, जैसे मैंने कहा था एनोड निकल का होगा तो निकल का ही साल्ट होना चाहिए। ठीक है, निकल सल्फेट सोल्यूशन है। ये कैथोड है जिसके ऊपर आपने नेल, एक नेल है जिसके ऊपर आपने चाहते हैं कि निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, तो ये तरीका होता है। इस तरीके से फिर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। रिएक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ये वही है जो लिखा हुआ है, जो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज। इससे फायदा क्या होता है, इट ऑफर्स सरफेस प्रोटेक्शन टू अ मेटल। फॉर एग्जाम्पल निकल की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन पे किया, आयरन को जंग लग जाता है आपको पता है, तो वो क्रोजन से बच जाएगा निकल की अगर उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। इट मेक्स द आर्टिकल अट्रैक्टिव, खूबसूरत प्यारा पप्पू सा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर ऑन ब्रास मेक इट लुक ब्यूटीफुल। ब्रास के ऊपर भी हम उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा देते हैं। ठीक है, बस आपने एक बार याद रखनी है कि ये वाली जो मैंने ऊपर की थी कि जो एनोड की केमिस्ट्री है उसकी यहाँ भी वही केमिस्ट्री होनी चाहिए, और कैथोड जो है वो 100% उस मेटल का होता है। ठीक है, ये पूरा मेटल, ये कैथोड हमने उस लोहे को ही कैथोड बना लिया, और निकल का हमने कैथोड एनोड था और निकल का ही सोल्यूशन था, निकल सल्फेट कोई साल्ट उसका यानी कि। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल का क्या मतलब है, द प्रोसेस बाय विच impurities of a metal are removed electrically to obtain a high pure metal। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, रिफाइनिंग होता है ना, जैसे ऑयल रिफाइनरी, ऑयल को प्योर कर रहा है, ऑयल को निकाले, इस तरह मेटल की भी रिफाइनिंग होती है कि मेटल थी उसको आपने इम्प्योरिटी से रिमूव किया तो उसको फिर आपने कर लिया। तो ये भी उसी तरीके से होता है जैसे ये था। ठीक है, ये थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योरिटीज इम्प्योर कॉपर था। ठीक है, और ये उसका जो है ना इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती है और इस तरीके से प्योर मेटल हमें डिपॉजिट में मिल जाती है। ये भी उसी तरीके से, अगर आपको एक चीज समझ आ गई तो ये भी आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी, ना समझ आई तो फिर पूछ लीजिएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, ओर्स होती है जो कुदरती तौर पे जमीन के अंदर मेटल्स पाई जाती है, उनके साथ बहुत सी अदर थिंग्स भी होती है, अदर मेटल्स भी होती है, कुछ और रॉक्स भी होती है, तो उसमें से एक्सट्रैक्ट करना तो वो भी हम इस प्रोसेस से कर सकते हैं। एनोडाइजिंग अगेन एक प्रोसेस है। एनोडाइजिंग, जिस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इस तरह एनोडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये भी उसी तरह से कोटिंग फिनोमेना ही है। ठीक है, यूज्ड टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ ए नेचुरल ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल पार्ट्स। तो ठीक है, तो इसके ऊपर हम उसकी लेयर करते हैं, जैसे ये एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो उसका ये तरीका है, सॉरी एनोडाइजिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेटल को लेते हैं और उसकी हम कर देते हैं। इंडस्ट्रियल
इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, ये मैं असल में आपकी क्लास खत्म होने वाली, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज आप पढ़िएगा तो अगर किसी को समझ रहा है तो मैं बता भी दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है, अगर आपको ऊपर का सारा समझ में आ गया तो ये पढ़ के आपको फौरन समझ आ जाएगा कि किस तरीके से। सिंपल इसमें यही बताया गया कि एक चीज को उठा के आपने कैसे दूसरी, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और उसमें से क्या निकल रहा है, क्या आ रहा है, क्या मिल रहा है, क्या। इस तरह से सोडियम क्लोराइड से जो हम कास्टिक सोडा बनाते हैं, नमक का, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। आईसीआई का प्लांट सोडा में लगा हुआ है, सोडा ऐश का, तो वहां पर भी ये चीजें यूज होती है। कास्टिक सोडा भी बनता है, और भी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, सितारा वाले भी बनाते हैं, और भी काफी इंडस्ट्रीज है, प्राइम का भी है, और पता नहीं कौन कौन से हैं। तो वहां पर ये वाले जो प्रोसेस यूज होते हैं, ये फिर आप पढ़िएगा, ये सारे उस पर आपको समझ आ जाएगी। ये सर ड्राई सेल और ड्राई सेल, ये फिर अभी मैं, आपकी क्लास खत्म होगी, अगली क्लास का, सर मेरी अगली क्लास है, तो मैं इसको बात करता हूँ, ये आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में इस पूरी का क्विज है, और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पढ़ के आना है। तो अगर समझ आ गया तो ठीक है, वरना